गाइस, बर्निंग इफेक्ट के पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्नर बहुत जोर जोर से रोती है जब वो एडा को देखती है और उसके सामने वो अपनी फीलिंग्स सारी एक्सप्रेस कर देती है और बहुत जोर से रोती है वो। तो अब हम देखते हैं आगे कि उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद हम आते हैं वापस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो पे, जहाँ ड्रेन की दूसरी पर्सनैलिटी जो ड्रेन के अंदर आ चुकी होती है, वो ग्रेट के रूम के बाहर खड़ा होके ग्रेट को बुला रहा होता है, बोल रहा था मिस्टर ग्रेट मेरे साथ खेलो, मिस्टर ग्रेट मेरे साथ खेलो, मिस्टर ग्रेट। और वो ऐसा बोल रहा होता है, फिर तभी ग्रेट को गुस्सा आता है और बहुत जोर से चला। पर वहीं बाजू में बैठे हुए होते हैं जीन और जॉय, जहाँ जीन बोलता है शायद पर्सनैलिटी बदल सकती है पर कुछ चीजें नहीं बदल सकती। और फिर जॉय बोलती है वो बस अब एक शांत पागल है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर ये बोल के जॉय अपने मन में कुछ सोचने लगती है, पर फिर भी ड्रेन ताकतवर हो चुका है अब, और वो बर्नर को याद करती है कि बर्नर कितनी ताकतवर थी। और फिर वो बोलती है मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी अच्छे से। और फिर वो खड़ी होती है और ड्रेन को बुलाती है, ड्रेन चलो लड़ते हैं। और फिर ड्रेन मुड़ता है और जॉय को देखता है और जॉय ड्रेन को बोल रही होती है तुझे मुझसे अच्छा लड़ाई करने का पार्टनर नहीं मिलेगा। तो गाइस फिर जॉय और ड्रेन ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। और फिर हम आते हैं सटेले के पास, उसके घर पे। पता नहीं इसका घर में क्या क्या रखा हुआ है गाइस। और फिर सटेले अपना सारे कंप्यूटर्स बंद कर रहा होता है और उसमें लिखा होता है ऑल क्लियर ऑल क्लियर। और फिर वो अपनी चेयर पे पीछे हट के बैठता है और उसके पीछे कोई एक और बंदा होता है, वो बोल रहा होता है मैं अगली बार जीतूंगा, इवान। हम आते हैं इवान पे, जहाँ पे वो भी अपने सारे सिस्टम को बंद कर रहा होता है और वो सब सिस्टम बंद करके उस रूम के बाहर चले जाता है। और वो देखता है बाहर जाते कि एडा अपना मास्क उतार रही होती है और वो एडा को बोलता है मिस एडा, और एडा बोलती है मिस्टर इवान। और इवान उसको आगे बोलता है शुक्रिया आपका इतनी मेहनत से काम करने के लिए, क्या सब ठीक है? और फिर एडा बोलती है हाँ मैंने सबको देख तो लिया है, शुक्र है कि बॉस और मिस्टर रॉबर्ट को सिर्फ थोड़ी थोड़ी चोटें लगी हुई है, पर बॉस मैंने उनके दिमाग में इर्रेगुलर ब्रेन वेव डिटेक्ट की है, ऐसा लगता है ये साइड इफेक्ट्स है अथॉरिटी के, मुझे लगता है अब उन्हें वो यूज नहीं करना चाहिए। और फिर इवान बोलता है हाँ अगर वो सुने तो। और फिर एडा बहुत सीरियस होकर बोलती है पर असली प्रॉब्लम है मिस बर्नर और मिस्टर रॉय। और फिर बर्नर के बारे में बोलती है क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल एबिलिटी से ऊपर की पावर यूज कर ली, पर उन्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हुई है जिनको ठीक करना होगा। और मिस्टर रॉय वो उन्होंने डायरेक्टली हिट लिया था एक्सप्लोजन से, वो भी उस तरह के। ये अजीब होता अगर वो ठीक होते तो, पर उन्हें इस तरह की सीरियस इंजरीज है कि वो हिल भी नहीं सकते अगर उन्हें जल्दी ठीक होना है तो। और फिर एडा एकदम गुस्से में आके इवान को बोलती है अगली बार इतने बेतुके फंक्शंस मत लगाना उनके वेपन्स में, ठीक है? और फिर इवान डर के बोलता है हाँ आई एम सॉरी। और फिर एडा बोलती है मतलब उन दोनों को ज्यादा टाइम रेस्ट देना है हमको, ठीक है मिस बर्नर और रॉय को। पर जैसे ही एडा ये बोल रही होती है, पीछे से जो गेट बंद होता है वो खुल जाता है और उसमें हमको देखने को मिलता है कि बर्नर और रॉय लड़ रहे हैं इस हालत में भी। और बर्नर रॉय को बोल रही होती है हट तू तो आगे की फाइट्स में भी नहीं आया था। और फिर रॉय बोलता है क्या ऐसे बात करते हैं उससे जिसने तुम्हारी हेल्प की, अरे गॉड प्लीज इस तुच्छ मानव पे दया करना। और वो दोनों ऐसे करते करते लड़ रहे होते हैं और उन दोनों को देख के एडा को बहुत गुस्सा आता है और वो एडा धीरे धीरे आके उन दोनों के सर पे इंजेक्शन दाग देती है और बोलती है अगर तुम दोनों को हमेशा के लिए आराम चाहिए तो मुझे बता दो। और फिर बर्नर बोलती है नहीं मैम। पर फिर एडा उन दोनों को वापस अपनी अपनी जगह पे सुला के वापस बाहर आके बोलती है ये दोनों ना। और फिर इवान बोलता है आपका क्या हाल है मिस एडा? मैंने सबके बारे में पूछा वो क्या कर रहे हैं, पर क्या मिस एडा ठीक है? और फिर एडा कुछ सोचती है और फिर बोलती है डॉक्टर्स को आदत हो जानी चाहिए कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचे खुद से ज्यादा, ये मुझे मेरी मेंटोर ने कहा था और मैं इसे हमेशा मानूंगी। मुझे नहीं लगता ये सही होगा कि मैं सैडनेस से भर जाऊं उस लाइफ पे जो उन्होंने अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से जी थी। और मुझे पता है मिस बर्नर भी धीरे धीरे समझ जाएगी इस चीज को। और फिर हम बर्नर को देखते हैं जो अभी भी सैड ही होती है, पर फिर सुबह से रात को समझ आता है और वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं पाउंड और बैरी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर सब लोग खड़े होते हैं एक्सपोर्ट के सारे मेंबर्स। और फिर बर्नर को सब कुछ याद आ रहा होता है जो अब तक उसके साथ हुआ, जो सारी बातें लोगों ने उसको अच्छे से समझाई और जितनी भी अच्छी बातें उसको बोली गई थी वो उसको एडा की बात याद आती है। ये बहुत दुख भरा है ना? इस जैसी दुनिया में हमको रीजन चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, पर असल में ऐसा होना नहीं चाहिए। और फिर उन ग्रैंडपा की बात बर्नर को याद आती है, एक गरम कटोरा चावल का और कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छे पल, बस यही तो चाहिए एक अच्छे बाप की तरह मरने के लिए। और फिर काय की एक बात याद आती है बर्नर को कि अगर मैं ग्रैंडपा होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी को मारे। और फिर बर्नर को याद आती है पाउंड की बात जो पाउंड ने बोली थी कि बैरी चाहती थी कि तुम बड़ी हो अच्छी तरह से एक
ब्राइट और खुश बच्चे की तरह। और फिर ये सब सोच के बर्नर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसको आवाज आती है बर्नर, और वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है सामने पाउंड और बैरी की ग्रेव के सामने वो दोनों आ चुके होते हैं और बर्नर को देख रहे होते हैं। और आखिरी बार बर्नर को एक स्माइल देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर बर्नर भी उनको एक स्माइल देती है और फिर बर्नर बोलती है मेरे को सच में बहुत अच्छे टीचर्स मिले लाइफ में, है ना। मैं बस अपने कान बंद कर रही थी और अकेले सफर कर रही थी। और फिर वो काय को बोलती है बच्चे तुमने जो मुझे ऑफर दिया था क्या वो अभी भी है। और फिर ये सुन के सब लोग को शौक लगता है, सब लोग खुश होते हैं। और फिर काय बोलता है ऑफ कोर्स है। और फिर बर्नर बोलती है तो ठीक है एक्सपर्ट्स, मुझे लगता है मैं यहाँ बहुत अच्छा समय गुजारने वाली हूँ, तो चलो एक रेवोल्यूशन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये आर्क खत्म हो जाती है और फिर शुरू होगी अभी एक नई आर्क, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस आर्क की शुरुआत में हमको मिस्टर पिग कहानी सुना रहा होता है। वो शुरू करता है कहानी साल A00 से, जहाँ पे ह्यूमैनिटी खत्म होने पे आ गई एक अननोन रीजन की वजह से। कि हम देख सकते हैं गाइस पैनल्स में जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है ऊपर से, यानी कोई मीटियोर गिरा होगा। और हम देखते हैं बहुत सारे पैनल्स जहाँ पे लोगों के घर टूटे फूटे हुए होते हैं। और फिर साल A001 मतलब 7 सबसे बड़े सर्वाइवर्स जो उस धमाके में बच गए। पहला बियर जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, दूसरा वाई जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तीसरा जनरल जो एक मिलिट्री कमांडर था, चौथा रा जो एक सुप्रीम जज था, पांचवा वो एक औरत है वो थी एक बहुत बड़ी मर्चेंट, और छठा मास्टर जो एक माफिया का बॉस था, और सातवां जिसको एक वक्त कंट्री का किंग बुलाया जाता था एनी कोडोटे। वो सब मिले और उनकी ताकत से उन्होंने सारे सर्वाइवर्स को जमा किया। साल A327 ग्रे मार्क को बनाया गया। एनकोडे दी थर्ड के बाद उसके बाद एनकोडे दी थर्ड यानी एनकोडे की तीसरी जनरेशन ने कोशिश की सत्ता हासिल करने की, दिखा के एक क्राउन जिससे वो साबित कर सके कि वो उनका ही वंशज है, और वो बनाया था एम ने। पर बाकी के 6 लोग इंक्लूडिंग मास्टर और बियर उन्होंने उसे फॉलो नहीं किया। उन लोगों ने एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट किया कि कौन किंग बन सकता है, पर ये सब चीजें उन लोग को एक वॉर की तरह लेके गई, वॉर की तरफ लेके गई जिसका इनाम होगा सत्ता। और उस वॉर के बीच में एनकोडे की फैमिली खत्म हो गई हिस्ट्री से। और फिर 800 साल तक कभी ना खत्म होने वाली जंग चली। और फिर साल A1140 में ग्रे मार्क जो कभी एक हुआ करता था वो बट गया 6 हिस्सों में, और इस वक्त तक वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन बना दी गई थी। और ग्रे मार्क बहुत वीक पड़ गया तब तक, और वो रेजिस्ट नहीं कर पाया उन लोगों को डिक्लेयर करने से कि ग्रे मार्क कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि वो 6 भागों में बटा हुआ है। और इस तरह से ग्रे मार्क एक कंट्री को छोड़ के एक ऑटोनोमस सिटी बन गया। और हम वापस आते हैं 7th सेंचुरी में, यानी अभी के समय में, जहाँ पे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एल्डर मास्टर बास्लिक, उस आदमी के पास एक बहुत बढ़िया लीडरशिप विजन है, और इसीलिए उसने किंग का क्रिस्ट रखा जो प्रूफ है कि वो एनकोडे का वंशज है। और फिर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एल्डर्स फिर से यूनिफाई हो गए उसके साथ और उसको बना दिया गया किंग। और वो लोग अब पुश कर रहे हैं एजेंडा जिससे ग्रे मार्क को फिर से एक कंट्री बना दिया जाए। तो आपको समझ में आया? और गेट बोलता है थोड़ा थोड़ा। और फिर मिस्टर पिग आगे बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एल्डर किंग बन जाते हैं तो हमारा ग्रे मार्क फिर से कंट्री बन जाएगा। पर इधर से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक किंग की तरह एक्सेप्ट होने के लिए वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन से आपको एक क्राउन चाहिए, और हमारे यहाँ क्राउन सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, वो जिसने फोर्स की हो स्पेशलिटीज, और उसको ही माना जाएगा। तो हमारे एल्डर ने बोला एम को कि क्राउन बनाओ उसके लिए, पर किसी रीजन से एम ने मना कर दिया। और फिर ग्रेट बोलता है अच्छा तो इसीलिए एम को जेल में डाल दिया गया है ना। और फिर मिस्टर पिग बोलता है हाँ बिल्कुल यही, इसलिए फिर मिस्टर एम भाग गया और वो 5th ब्लॉक में आ गया। और फिर ग्रेड बोलता है हो, मैं अपनी हड्डियों में फील कर सकता हूँ कि यहाँ पे अब कुछ खतरनाक फाइट्स होने वाली है। तो फिर गाइस बहुत बड़ी कोई फाइट होने वाली है ग्रेड के हिसाब से। तो फिर गाइस इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस अंडरग्राउंड के उस होल के पास जहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ होता है, हीट टीम का लीडर मियोन। ये इसको हमने गाइस पहले भी देखा हुआ है। ये पहले एक हैट पहनता था पर अब इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। ये बोलता है एक बंदे को जैसा तुमने बोला था
मैंने सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुला लिया है अंडरग्राउंड के, और अब वो इधर आ चुके हैं। और वो बंदा बोलता है, और वो अननोन बंदा बोलता है एक बंदा मिसिंग है। और कैंडी बोलती है हान वो अपने किसी पर्सनल काम से गया है तो वो इधर नहीं आ पाएगा किसी वजह से। और फिर कैंडी उस अननोन आदमी को बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जिसने हमको यहाँ पे बुलाया है। और फिर वो अननोन बंदा बोलता है तो अब चिगार मर चुका है तो हमें अब नया लीडर चुनना पड़ेगा। और फिर शेरन जिसको बहुत पहले पीने की आदत थी और नशा करने की आदत थी वो बोलती है और तुम्हें लगता है तुम हो वो बिना नाम के आदमी। और फिर म्योन बोलता है नहीं, इसने अपने स्लीव्स के अंदर कोई कार्ड छुपा के रखा है। और फिर वो अननोन बंदा बोलता है जैसा कि रूमर्स कह रहे थे तुम बहुत ही समझदार हो। और फिर वो बंदा चुटकी बजाता है और उसके पास भी एक रैप सिस्टम है गाइस। उसका रैप सिस्टम आता है और कैंडी बोलती है एक रैप डिवाइस तुम्हारे पास वो है। और वो बंदा बोलता है शुक्रिया नोटिस करने के लिए, पर सिर्फ यही नहीं है। और फिर उस रैप सिस्टम के अंदर से निकलता है एम जिसको अभी ग्रेट और बाकी सब ढूंढ रहा है। और शेरन बोलती है ये आदमी तो द क्राउन फोर्जर एम है। और फिर वो अननोन बंदा बोलता है इस आदमी को ग्रे मार्क में सब लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो तुम सबको पता होगा कि क्या चल रहा है ग्रे मार्क में, और इसका मतलब अगर तुम्हें एम अपने हाथ में चाहिए तो मुझे फॉलो करो। तुम अंडरग्राउंड बस एक स्टेप पीछे हो खत्म होने से। मैं हूँ द ब्लैक लायन, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करूंगा और तुम्हें वापस प्रेडेटर्स बना दूंगा अंडरग्राउंड। तो ऐसा बोल के अब अंडरग्राउंड का नया लीडर बन चुका है द ब्लैक लायन। तो देखते हैं गाइस अब अंडरग्राउंड का आगे क्या होता है। पर वापस शिफ्ट होता है एक एनिमे फिगर की दुकान पे, जहाँ पे हान उसको अपने हाथ में पकड़ के बोलता है आखिरकार मेरे पास ये है एक सुपर रेयर लिमिटेड एडिशन मेन कैरेक्टर लेजेंडरी शो का ग्रे लाइट, जिसको रिलीज किया गया है 100 सालों के बाद, द मेज किंग मोबियस। अब मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं बचे। पर जब ये सोच के वो खुशी हो रहा होता है तभी उसके पास दौड़ते हुए आ रही होती है पर्नर, और हान अपने मन में सोच रहा होता है मैं तुझे अपने बच्चे की तरह रखूंगा। उस फिगर को ये बोल रहा होता है वो। पर फिर बर्नर बहुत तेज से दौड़ के आ रही होती है और वो बोलती है ओए तुझे मेरे रास्ते से निकलना होगा। पर हार नहीं निकलता और उसका फिगर उसके हाथ से छूट जाता है और उसका फिगर नीचे गिर रहा होता है और वो रोने से मुंह बना लेता है। पर उसके फिगर को बर्नर बचा लेती है और उसको बोलती है लो। और हार बोलता है हाँ। और फिर बर्नर बोलती है मुझे माफ कर देना, ये तुम्हारे लिए प्रीशियस है ना, मैं गलती से तुमसे टकरा गई। और हार बोलता है हाँ। और फिर बर्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग चेज कर रहे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग बोलते हैं हे देखो वो उधर है, वो वांटेड क्रिमिनल बर्नर। और फिर बर्नर बोलती है हट वो लोग इधर आ गए, चलो ठीक है बाय बाय। पर फिर हान सीधा सीधा खड़ा ही रहता है, उसके सामने से भाग के जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग और बोलते हैं रुक जाओ उधर ही। आखिर कौन है क्रिमिनल बाहर निकलता है जॉगिंग पे पार्क में। और फिर हान को सब सिचुएशन समझ में आती है और वो बोलता है आखिर वो लड़की थी कौन। तो गाइस आज का बर्निंग इफेक्ट का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।